साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी भाई बहनों का जो हमारे चैनल पर लगे हुए हैं। और हमारे चैनल का जो नाम है वो है कॉमर्स अड्डा @2.0। हमारे भाई बहन जो कि स्टूडेंट भी हैं, जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस हाई स्कूल या इंटर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये चैनल खास आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाएँ कॉमर्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है जनरल के एमसीक्यूज़, या इसको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी कहा जा सकता है। जनरल के एमसीक्यूज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस केवीएस एग्जाम या टीजीटी एग्जाम्स या हाई स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि जनरल में आपका बेस कितना मजबूत है। और हाँ, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो हम है ना आपका बेस मजबूत करने के लिए, तो इस वाले चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, उन क्वेश्चंस में अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हम और ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके 25 क्वेश्चन करने की जगह आपको 35 या 40 क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न जो आपको शो हो रहा होगा, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि जनरल किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है: अंतिम लेखे, लेन देन का मूल अभिलेख, खाता बही या संतुलन पत्र। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेन देनों का मूल अभिलेख। इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से सही से आपको बताना चाहूँगा कि जनरल जो होता है वो हमारा लेन देन का मूल अभिलेख कहलाता है। अब ये मूल अभिलेख का क्या मतलब होता है, क्योंकि जितने भी लेन देन हमारे बिजनेस में होते हैं वो सारे के सारे लेन देन सबसे पहले हम जनरल में लिखते हैं, फिर उसके बाद खाता बही में लिखे जाते हैं। और संतुलन पत्र का जो मतलब होता है वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि जनरल के बारे में कि जनरल होता क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा जनरल को क्या कहा जाता है वो है आपका मूल प्रविष्टि की पुस्तक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले जनरल लिखे जाते हैं वो हम सबसे पहले जो आपकी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक यानी कि जनरल में ही लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है जनरल में कितने पक्ष होते हैं। देखिए, जनरल में 2 पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट पक्ष होता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। ठीक है, 2 ही पक्ष होते हैं जनरल में, दो पक्षों से जनरल बनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेबिट और क्रेडिट किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है वो हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर आधारित होता है, क्योंकि जो भी जनरल हम तैयार करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट बेसिस पर तैयार किया जाता है, और यह दोहरा लेखा प्रणाली से ही संभव होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। जो आपका 5वां क्वेश्चन है, नकद खाता किस प्रकार का खाता होता है। जो नकद खाता होता है वो आपका वास्तविक खाता होता है, क्योंकि वास्तविक खाते वे सारे के सारे खाते होते हैं जिसमें संपत्ति का ब्यौरा होता है, और नकद एक संपत्ति होती है। अच्छा, इसमें सबसे जो पहले ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता वह खाता होता है जिसमें कि एक किसी व्यक्ति या संस्था का नाम होता है, और नाममात्र खाता वह खाता होता है जिसमें आय और व्यय का लेखा किया जाता है। तो यहाँ पर नकद खाता किस प्रकार का खाता है, यह एक वास्तविक खाता है, क्योंकि यह नकद संपत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूंजी खाता किस प्रकार का खाता है। पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि जब कोई बिजनेस प्रारंभ किया जाता है तो उसमें पूंजी लगाई जाती है, और पूंजी लगाने वाला एक व्यक्ति होता है। एक तरीके से वह बिजनेस को पूंजी दे रहा होता है, इसलिए व्यक्तिगत खाता कहलाता है। मैं आपको वास्तविक खाते के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, नाममात्र खाते के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो पूंजी खाता है वो आपका व्यक्तिगत खाता कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, खर्च खाते किस प्रकार के खाते होते हैं। खर्च का मतलब होता है एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस खाते होते हैं वो आपके नाममात्र खाते कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, क्योंकि जो नाममात्र खाता होता है उसमें एक्सपेंसेस और इनकम ये दोनों ही चीज़ों का ब्यौरा लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो नाममात्र खाता होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम यानी कि खर्चे और आय से संबंधित होता है, इसलिए खर्चे जो होते हैं वो आपके नाममात्र खाते कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
आय खाते को किसमें रखा जाता है? आय खाते को किसमें रखा जाता है? तो जितने भी खर्चे और इनकम होती हैं वो सब नाम मात्र खाते में ही आते हैं, इसलिए जो आय खाता होता है वो आपका नाम मात्र खाता कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नगद प्राप्त हुआ तो डेबिट क्या होगा? इस ट्रांजैक्शन में हम यह एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कहा गया नगद प्राप्त हुआ तो क्या डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर हमारी एक ट्रांजैक्शन बन रही है और ट्रांजैक्शन में जो जनरल एंट्री बनेगी वो आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और आपको किसी को क्रेडिट करना पड़ेगा जहां से आपको पैसा मिलना। मान लेते हैं रवि से पैसा मिल रहा है तो रवि को आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जिस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पूछा गया था कि डेबिट किसको किया जाएगा, तो यहाँ पर नकद को डेबिट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, माल की नकद खरीद पर डेबिट किसको किया जाएगा? तो इस प्रश्न में माल की अगर नकद खरीद करते हैं तो यहाँ पर एक जनरल एंट्री तैयार होगी और जनरल एंट्री आपकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट डेबिट किया है और कैश को हमने क्रेडिट किया है, लेकिन हमसे पूछा गया माल की नकद खरीद पर डेबिट किसको किया जाएगा। तो डेबिट आपका परचेज अकाउंट होगा, मतलब आपका खरीद खाता। और इसमें अगर पूछा जाता कि क्रेडिट किसको किया जाएगा तो क्रेडिट आपका होगा नगद खाता। ठीक है, इस प्रश्न से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्री बनानी आती है तो आपको पता लग जाता है कि डेबिट किसको किया जाएगा और क्रेडिट किसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उधार बिक्री पर क्रेडिट किसको किया जाएगा? तो इस प्रश्न में उधार अगर बिक्री होती है तो जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका खाता तो डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं कि सुरेश को हम बेच रहे हैं माल, तो सुरेश का अकाउंट तो हम करेंगे डेबिट और टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर एंट्री बनने वाली है। तो सेल्स अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर पूछा भी हमसे यही गया है कि उधार बिक्री होने पर किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पर विक्रय खाता यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर है 12 प्रश्न 12वां प्रश्न है, उधार खरीद पर डेबिट होगा। जब हम किसी से उधार खरीद कर रहे हैं तो डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट हर कंडीशन में आपका परचेज अकाउंट ही होता है, क्योंकि जब हम उधार माल खरीदें या नकद माल खरीदें दोनों ही कंडीशन में आपको परचेज अकाउंट को ही डेबिट करना होता है। अच्छा, अगर आप नकद खरीदते हैं तो टू कैश अकाउंट होता है, और अगर आप उधार खरीदते हैं किसी से तो टू उसका नाम आ जाता है जिससे हम माल को उधार खरीद रहे हैं। जैसे रवि हमने अभी जिक्र किया था तो रवि का अकाउंट क्रेडिट होगा। दोनों में से एक ही अकाउंट आएगा, या तो कैश अकाउंट आएगा या जिससे माल खरीदा जा रहा है उसका नाम आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि उधार खरीद पर डेबिट किसको किया जाएगा। तो उधार खरीद पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब खरीद खाते को डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, छूट प्राप्त यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड किस प्रकार की है? अब यहाँ पर अगर छूट हमें प्राप्त हुई है, इसका मतलब यह है कि हमने कोई माल खरीदा है कहीं से और हमें अगर कोई छूट मिल रही है तो एक प्रकार की ये आय होगी, यानी कि हमारे लिए एक इनकम है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। प्रश्न नंबर 14 है, छूट दी गई। अगर हमने कोई माल खरीदा है और हमें छूट मिलती है तो वो हमारे लिए एक आय होती है। लेकिन यहाँ पर है छूट दी गई, यानी कि हमने किसी को छूट दी है, हमने किसी को माल बेचा है, उस पर हमने किसी को छूट दी है, तो वह हमारे लिए क्या हो गया है? खर्च हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि खर्च। डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए खर्चा कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, वेतन भुगतान पर डेबिट होगा। वेतन भुगतान का मतलब सैलरी अगर आपने पेड की है, तो सैलरी अगर पेड करी है तो डेबिट पूछा गया है, डेबिट किसको करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री बना के दिखा देता हूं। यहाँ पर हमारा सैलरी अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा और टू कैश अकाउंट यहाँ पर हमारी एंट्री तैयार हो जाती है। पूछा गया है कि डेबिट किसको करेंगे, तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वेतन खाता डेबिट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 16, किराया प्राप्त हुआ तो क्रेडिट किसको किया जाएगा? अगर हमें किराया मिलता है, किसी से किराया मिला तो वो कैश की फॉर्म में मिलता है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे
और रेंट एक इनकम होती है, यहाँ पर रूल फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेंट है वो इनकम है, रेंट को हम क्रेडिट करेंगे। पूछा गया है कि आप क्रेडिट किसको करेंगे, तो यहाँ पर हम रेंट यानी कि किराए को डेबिट करेंगे, वो सॉरी क्रेडिट करेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किराया खाते को हम क्रेडिट करने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 17, फर्नीचर किस प्रकार का खाता होता है। फर्नीचर किस प्रकार का खाता होता है, क्योंकि सभी को पता है फर्नीचर एक बिजनेस की असेट्स होती है, यानी कि संपत्ति होती है। तो फर्नीचर खाता हमारा संपत्ति खाता है और सारी की सारी संपत्ति हमारे वास्तविक खाते में ही आती हैं। नाम मात्र खाते में आय और व्यय आते हैं, व्यक्तिगत खाते में किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, और जो हमारा वास्तविक खाता होता है इसमें संपत्ति यानी कि असेट्स आती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल सी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बैंक खाता किस प्रकार का खाता होता है। तो बैंक खाता जो होता है वो आपका व्यक्तिगत खाता होता है। अब व्यक्तिगत खाता कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं या संस्थाओं के नाम होते हैं वो सारे के सारे आपके व्यक्तिगत खाते ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक एक संस्था होती है। अब हर एक बैंक का अपना नाम होता है, जैसे SBI है या PNB है, ये सारी बैंकों के अपने अपने नाम है। और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा ये बनाया गया है और इसमें जान नहीं होती, लेकिन इसका एक अपना नाम होता है, इसलिए एक संस्था है और सारी की सारी संस्थाएं एक व्यक्तिगत खाते के अंडर में ही आती हैं। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पूंजी में वृद्धि पर क्रेडिट होगा। अगर पूंजी में वृद्धि होती है तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है कि बिजनेस में सबसे पहले अगर पूंजी में वृद्धि होती है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर एक जनरल एंट्री तैयार हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा पूंजी में वृद्धि होने पर क्रेडिट किसको किया जाएगा या क्या होगा क्रेडिट, तो यहाँ पर क्रेडिट हम जो कर रहे हैं वो कैपिटल को कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, पूंजी खाता आपका क्रेडिट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आहरण। आहरण सभी को पता होना चाहिए कि आहरण क्या होता है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है, कोई संपत्ति लेता है, तो वो सब ड्राइंग कहलाता है, यानी कि आहरण कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति आहरण करता है, मतलब कोई बिजनेसमैन आहरण करता है, तो यहाँ पर एक जनरल एंट्री तैयार होती है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने बिजनेस से 5,000 रुपये का कैश निकाल रहा है, वो भी पर्सनल यूज के लिए या अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए। तो यहाँ पर जो एंट्री बनती है वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बन रही है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस एंट्री में पूछा गया है, इस ट्रांजैक्शन में पूछा गया कि डेबिट किसको किया जाएगा, तो यहाँ पर डेबिट जो किया जाएगा वो ड्राइंग्स को किया जाएगा, मतलब आहरण। हिंदी में इसको आहरण कहा जाता है और सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, जर्नल में तारीख कहाँ पर लिखी जाती है। अच्छा, जर्नल अगर समझना है तो जर्नल का सबसे पहले फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका डेट का होता है, दूसरा कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, फिर उसके बाद LF का कॉलम होता है, फिर उसके बाद अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में आपको डेट लिखनी है, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर लिखना है और अगले कॉलम में आपको LF यानी कि लेजर फोलियो संख्या लिखनी होती है। इसमें अमाउंट डेबिट की अमाउंट आती है और नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट आपकी क्रेडिट की आती है। टोटल 5 कॉलम इसमें बनते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है जनरल में तारीख कहाँ पर लिखी जाती है, तो जो तारीख लिखी जाती है वो फर्स्ट कॉलम में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहली कॉलम में ही आपका ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, विवरण जो होता है वो हमारा सेकंड कॉलम होता है और जो सी कॉलम है यानी कि सी ऑप्शन है अंतिम कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट लिखी जाती है। टिप्पणी को नरेशन कहते हैं जनरल एंट्री में, जहाँ पर हम खाते का नाम लिखते हैं पर्टिकुलर के कॉलम में, एंट्री बनने के बाद एक नरेशन लिखी जाती है और नरेशन को टिप्पणी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा तारीख कहाँ लिखी जाती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले कॉलम में ही तारीख लिखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। विवरण यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखा जाता है। विवरण यानी कि पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखा जाता है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं। ये हमने यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट तैयार किया। अब जर्नल के फॉर्मेट में जो आपका ये वाला कॉलम है वो आपका पर्टिकुलर का कॉलम होता है और पर्टिकुलर के कॉलम में खाते का नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हम खाते का नाम लिख रहे हैं। कैश भी एक अकाउंट का नाम है और कैपिटल भी एक अकाउंट का नाम है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर के कॉलम में आपको खाते का नाम लिखना होता है।
ठीक है। राशि जो लिखी जाती है, राशि आपके 4th कॉलम और 5th कॉलम में लिखी जाती है, डेबिट और क्रेडिट में। खाते का नाम आपका 2nd वाले कॉलम में लिखा जाता है, जिसको पर्टिकुलर का कॉलम कहते हैं। डेट आपकी 1st कॉलम में आती है, और जो पृष्ठ संख्या होती है, जिसको लेजर फोलियो संख्या कहते हैं, ये 3rd लाइन में आती है। ठीक है, आपको ये इसका फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, लेजर फोलियो कॉलम का उपयोग क्या है? तो लेजर फोलियो कॉलम का जो उपयोग होता है, उसको समझाने के लिए फिर से मैं एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 कॉलम इसके अमाउंट के हो गए। अब ये वाला जो कॉलम है, ये आपका लेजर फोलियो संख्या होता है। अगर आप कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री के सामने एक लेजर फोलियो कॉलम में एक संख्या लिख देते हैं, जैसे कि हमने 32 संख्या लिख दी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम लेजर तैयार करेंगे तो लेजर में आप इस एंट्री की पोस्टिंग 32 नंबर पेज पर ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है, लेजर फोलियो कॉलम का उपयोग क्या है? तो ये जो लेजर फोलियो कॉलम का उपयोग होता है, वह है लेजर पृष्ठ संदर्भ हेतु। लेजर पृष्ठ संदर्भ हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, नाममात्र खाते का क्या नियम है? नाममात्र खाते का नियम पहले ही बता चुका हूं। जितने भी खर्चे होते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस होती हैं, और जितनी भी इनकम होती हैं, इसके अलावा लॉसेस या प्रॉफिट, ये सारे के सारे नाममात्र खाते में ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रूल होगा वो होगा खर्चे डेबिट और आय क्रेडिट, खर्चे डेबिट और आय क्रेडिट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, जिसमें कि सारे के सारे खर्चे डेबिट किए जाते हैं और आय को क्रेडिट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है, वास्तविक खाते का नियम क्या है? देखिए, 3 प्रकार के खाते मैंने बताए थे, उसमें दूसरा जो खाता होता है वो वास्तविक खाता होता है। वास्तविक खाता संपत्ति से रिलेटेड होता है। अगर कोई व्यवहार में कोई संपत्ति आ रही है तो वह डेबिट की जाती है, और जो जा रही है उसको क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पर जो आता है डेबिट किया जाएगा, जो जाता है क्रेडिट किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आज हमने पूरे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, और ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ज़्यादातर टीजीटी, पीजीटी या यूपी बोर्ड्स, ये सभी में पूछे जाते हैं। और आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से लेके आऊँगा, और 25 क्वेश्चन होंगे उसमें। अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो सभी को नमस्कार।